हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द क्यूरियस माइंड विद अमय मिश्रा। आज का लेक्चर रहने वाला है यूरोपियंस के रिगार्डिंग। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस या अराइवल ऑफ यूरोपियंस, क्योंकि हमें पता है यूरोप से कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो आई थी इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए और अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए, बेसिकली व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ओके, तो उसके रिगार्डिंग ये लेक्चर रहने वाला है। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, चाहे वो हो गई आपकी पोर्चुगीज़ हो गई, क्योंकि सबसे पहले पोर्चुगीज़ आई थी, डच हो गई, ब्रिटिश हो गई, या फिर डेनिश हो गई जिसको हम लोग डैनिश के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पर अगर आपकी फ्रेंच हो गई, स्वीडिश हो गई, तो जितनी भी सारी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी यूरोप में और वो इंडिया में आई थी, उनके रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कौन जीता कौन हारा, सबके बारे में देखने वाले हैं। और लास्ट में चल के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावर में कैसे आ गई, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ये वीडियो खास करके एसएससी को ध्यान में रख कर के बनाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी वाला स्टूडेंट इसको देख ना पाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इसमें कवर करे हैं जो ढूंढने पे भी नहीं मिलते हैं। एक ही गो में, एक ही वीडियो में आपको इस लेक्चर में सब मिलने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये वाला जो मैप दिख रहा होगा आपको, इसमें दिख रहा होगा ये है आपका पोर्चुगल, ये है स्पेन। पोर्चुगल और स्पेन के बीच में 1494 में एक ट्रीटी होती है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास। किस किस के बीच में होती है, अगर मैं यहाँ लिखूँ, पोर्चुगीज़ और वर्सेस नहीं, और लिख देता हूँ, और स्पेन के बीच में, या पोर्चुगल और स्पेन के बीच में। इस ट्रीटी में लिखा था, क्या होता था देखिए, पोर्चुगल और स्पेन के बीच में क्या था, इनको ट्रेड करना था। ठीक है, इनको लगता था दुनिया इतनी है, यूरोप है, अफ्रीका है, इंडिया, इनको इंडिया में आके ट्रेड करना था। इसीलिए क्या होता है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है कि हम जाएंगे इधर से, हम जाएंगे यहाँ से। इस चक्कर को ख़त्म करने के लिए स्पेन के राजा और पोर्चुगल के राजा ने एक ट्रीटी करी जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास। इस ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास में ये लिखा था कि भैया, जो तुम स्पेन वाले हो, ये वाले को जाओगे इस साइड, यानी कि वेस्ट साइड, और पोर्चुगल वाले तुम जाओगे इस साइड, यानी कि ईस्ट साइड। तो ये ट्रीटी होती है, इसको एक रेफरेंस या फिर इमेजिनरी लाइन मान के ये ट्रीटी करते हैं। अब इस ट्रीटी के थ्रू वेस्ट साइड जाना था किसको, स्पेन वालों को। ये जो स्पेन वाले हैं कौन थे, क्रिस्टोफर कोलंबस। इन्होंने कहा भाई दुनिया तो गोल है, चाहे हम इधर से जाएं तो भी यहीं पहुंचेंगे, चाहे हम सीधा सीधा जाएं तो भी यहीं पहुंचेंगे, पहुंचना हम अपनी डेस्टिनेशन में। इन्होंने चलना शुरू करा यूरोप से इस साइड में, और यहाँ पर ये आए कैरेबियन आइलैंड। इस वाले मैप पे दिख रहा होगा आपको, ये आए कैरेबियन आइलैंड्स। और इन्होंने चिल्लाना शुरू करा कि इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। लेकिन बाद में इनको पता ये तो इंडिया है नहीं, ये तो है आपका यूएसए। इसलिए इनको यूएसए की खोज का श्रेय दिया जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस को कभी पूछ ले कि यूएसए की खोज किसने करी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी इन द ईयर 1492 एडी। एडी मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि पता है बात कब की हो रही है। ठीक है, इस साइड ईस्ट साइड जाना था आपके किसके, पोर्चुगल वाले को। लो भाई, पोर्चुगल आ गया या पोर्चुगीज आ गया। कौन था, वास्को डी गामा। 1498 में मैप में देखिएगा, ये जो ग्रीन वाला रूट है इसको फॉलो करते करते आया, ये कहाँ पर आया, कैलीकट में आया, इंडिया के कैलीकट में। कहाँ पर है ये कैलीकट, केरला में। और यहाँ के जो राजा थे जेमोरिन, उन्होंने इसका बहुत स्वागत करा कि अरे भैया वास्को भैया आ गए, है ना, बढ़िया। केक एक कटवाया सेलिब्रेशन में, ये सब हुआ। एक थे बार्थोलोमियो दियास। कौन थे ये बार्थोलोमियो दियास, तो ये वाले जो ऑरेंज रूट दिख रहा होगा, इन द ईयर 1488 के समथिंग ये आए थे, ये भी आए थे इस रूट को। लेकिन यहाँ से वो वापस लौट गए थे क्योंकि मौसम बिगड़ रहा था। ठीक है, अफ्रीका का, या फिर अफ्रीका के नीचे यहाँ पर आती साउथ अफ्रीका, इसका सबसे सदर्न पॉइंट जिसको हम जानते हैं केप ऑफ गुड होप के नाम से,
उसकी डिस्कवरी करी थी बार्थोलोम्यू डियास ने। और जितने भी आगे जाके वोएज होते हैं वो सारे, या फिर जितने भी सारे कैप्टन होते हैं, वो इसी रूट को फॉलो करके इंडिया आते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कोलंबस गया अपना इस साइड, ये गए अपने इस साइड। कभी पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने करी, तो एक ब्रिटिश के कैप्टन थे, कैप्टन कुक, उनको क्रेडिट दिया जाता है। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इंडिया में रहती हैं कई सारी ईस्ट इंडिया कंपनी आती हैं। क्रॉनिकल ऑर्डर में लिखा हुआ है, सबसे पहले पोर्चुगीज़ आते हैं, डच आते हैं, ब्रिटिश आते हैं, डैनिश आते हैं, इन्हीं को हम लोग डेन्स के नाम से जानते हैं, फ्रेंच आते हैं, देन स्वीडिश आते हैं। कब कब कंपनी इनकी इस्टेब्लिश होती है, इनकी प्लेस पर 1498 में होती है पोर्चुगीज़। इंडिया में कब इस्टेब्लिश होती है, 1503 में। सेम डच 1602 में इस्टेब्लिश होती है। इंडिया में कब इस्टेब्लिश होती है, ब्रिटिश 1600 में रॉयल चार्टर मिल जाता है बाय दी एलिजाबेथ वन। 1608 में इंडिया में आती है, और जो आपका कैप्टन हॉकिंस रहता है, जो कि हेक्टर शिप लेके आता है, वो जहांगीर के कोर्ट में जाता है। डेन्स के बारे में देख लेते हैं। 1616 में, 1620 में 4 साल बाद इंडिया में। सेम फ्रेंच 1664 में 4 साल बाद इंडिया में। लास्ट में स्वीडिश 1731 में 2 साल बाद इंडिया में स्टैब्लिश होती है। किसके बारे में पढ़ना है, किसके बारे में नहीं पढ़ना, उसके बारे में अगर मैं बताऊं, पोर्चुगीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, डच के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे, और फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे। डैनिश और स्वीडिश के बारे में ऐसा कुछ खास क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग को लगेगा इम्पॉर्टेंट होगा तो हम लोग वहाँ पर देख लेंगे, ओके। अब होता कुछ यूँ है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें पता है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है आगे चल के, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिन्होंने इतना रूल करा है ना, इंडिया की पूरी बैंड बजा के चले गए थे। इतना ज़्यादा फ्लरिश कैसे कर गए थे ब्रिटिशर्स इंडिया में, उसके पीछे का रीज़न है। सबसे पहले आए, देखो पोर्चुगीज़ के बारे में आपको ये पढ़ना है कि सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, और गए भी नहीं थे, इनको भगाया गया था बाय दी इंडियंस आफ्टर दी इंडिपेंडेंस, ओके। तो ब्रिटिश और पोर्चुगीज़ के बीच में एक बैटल होता है, जिसको हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ स्वाली के नाम से। इस बैटल ने पोर्चुगीज़ को ख़त्म करा। एक बैटल होती है बैटल ऑफ चिंसुरा या फिर बैटल ऑफ वेदरा, इसने डच को ख़त्म करा। जो डेन्स वाले थे, ये तो पहले ही आत्मसमर्पण करके बेच बाच के सारा सामान ब्रिटिशर्स को चले गए थे, तो ये तो वैसे ही ख़त्म थे। स्वीडिश का भी ऐसा कुछ खास रोल काल था नहीं, ये भी चले गए थे। मेन जो बचते हैं आपके, वो रहते हैं ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, क्योंकि ये दोनों बहुत पावर में आ गए थे। और ये यहाँ भी नहीं लड़ रहे थे, इनकी कई सारी इंडिया के अलावा कॉलोनी थी, जिसमें से इंडिया भी एक कॉलोनी था, तो इनके भी वहाँ पर वॉर चल रहे थे, ठीक है। और इंडिया में इनके होते हैं 3 वॉर, जिनको हम लोग कार्नेटिक वॉर के नाम से जानते हैं। इस कार्नेटिक वॉर ने यहाँ से फ्रेंच को भी हटा दिया था। तो अब बेसिकली पावर में कौन आएगा, जो बचा, यानी कि ब्रिटिशर्स। फिर ब्रिटिशर्स, अब ये तो हो गए बाहर के लोग, जो बाहर से कंपनी आई ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर 1757 में और 1764 में इंडिया के जो राजा रहते हैं उनके अगेंस्ट 2 बैटल लड़ते हैं। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। आगे हम वीडियो में प्रॉपर एक एक चीज़ देखने वाले हैं, स्किप मत करिएगा, ये तो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी पर। यहाँ से जो ब्रिटिशर्स रहते हैं उनको ख़त्म करते हैं, और एक पोस्ट क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। सबसे पहला गवर्नर रहता है रॉबर्ट क्लाइव। यही पोस्ट आगे चल के बनती है अपनी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यही आगे चल के बन जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और यही आगे चल के बन जाती है आपकी क्या, वायसरॉय, ठीक है, 1858 में। तो इतना हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। जितने भी मेन हमारा जो फोकस रहेगा इस वीडियो में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई कैसे, उन्होंने क्या क्या काम करा, और वो कब तक रहे, ठीक है। और जितने भी इनके रिगार्डिंग बैटल्स हुए हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आए कौन, पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो पोर्चुगीज़ हमने जैसे पढ़ा 1498 में आया आपका वास्को डी गामा आया। अब वास्को डी गामा की हेल्प करी थी इंडिया में पहुंचने तक, एक थे अब्दुल मजीद करके,
अब्दुल मजीद का नाम नहीं आए कभी तो इब्न मजीद का नाम आएगा ऑप्शन में, आप लोग देख सकते हैं। कहाँ पर आए थे? कैलिकट में आए थे, कैलिकट केरला में, और राजा जेमुरिन के पास आए थे। और ये टोटल ना 3 बार आए इंडिया में। एक आए 1498 में, एक आए 1502 में, और एक आए 1524 में। तब ये यहाँ के गवर्नर थे पोर्चुगीज के। ठीक है, और यहीं कोची में इनकी डेथ हो जाती है, इंडिया में ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जब पहली बार आए राजा जमोरिन ने खूब स्वागत सत्कार करा, लेकिन फिर ये दूसरी बार आए तो ये हक जताने लगे इंडिया में, इसलिए इनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत डीप में हम लोग नहीं जाएंगे इस विषय में। इसके बाद पोर्चुगीज के जो फर्स्ट गवर्नर रहते हैं जिनका नाम रहता है फ्रांसिसो दी अल्मीडा, इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही लाते हैं आपकी क्या, ब्लू वाटर पॉलिसी। ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ लेकिन लाते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को ही हम लोग कार्टर्स या फिर कार्टेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्या होता था, ये है आपका इंडिया, यहाँ है आपका अरेबियन सी, यहाँ पर आपका वेस्ट ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है आपका पूरा इंडियन ओशन। तो इन लोग को यहाँ से यहाँ पूरा ट्रेड करना था, अपनी कॉलोनियोज में जाना था बाय दी ओशंस और सी। इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टेज सिस्टम। कार्टेज क्या होता है, एक तरीके का लाइसेंस होता है जो इन लोग पोर्चुगीज को देते थे। जिसके पास लाइसेंस है वो ट्रेड करेगा, जिसके पास नहीं है उसका जब्त हो जाएगा और फिर वो ट्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही शिप यहाँ पर दौड़ाएगा जिसके पास कार्टेज यानी कि वो लाइसेंस होगा। इसी को कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। लाया कौन था, फ्रांसिसो दी अल्मीडा, ये आपका होता है फर्स्ट गवर्नर। इतनी चीज़ आई होप क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी का बेटा रहता है फ्रांसिसो दी अल्मीडा का, इसी का बेटा रहता है जिसको हम कहते हैं डॉम लोरेंको या फिर लोरेंशो दी अल्मीडा। ये श्रीलंका को कैप्चर करता है। यहाँ पर जो श्रीलंका है 1505 में, इसको ढूंढ निकालता है। कैप्चर क्या करता है, ढूंढ। जैसे इंडिया के सी रूट की डिस्कवरी वास्को डी गामा ने करी, श्रीलंका की किसने करी, डॉम लोरेंशो डी अल्मीडा ने श्रीलंका। और यही श्रीलंका को आगे जाके जो डच वाले हैं वो कैप्चर कर लेंगे और यहाँ से पोर्चुगीज का नामो निशान मिटा देते हैं। ठीक है, इनके बाद गवर्नर जो आते हैं वो रहते हैं आपके अल्फांसो दी अल्बुकर्क। क्या रहते हैं, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इनको जाना जाता है, इन्होंने नेवी या फिर जो इनके टाइम पर नेवल बेस था वो बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रांग था, इसलिए इनको जाना जाता है। इन्होंने 1509 और इनका 1509 से 1515 तक तो यही थे। ठीक है, 1509 1510 में इन्होंने गोवा को क्या करा था, कैप्चर कर लिया था। क्योंकि हमें पता है जो बहमनी सल्तनत, यहाँ पर आपका विजयनगर एम्पायर आता है, यहाँ पर आपका बहमनीस आता है जो आगे चलकर 5 किंगडम में ब्रेक होता है, जिसमें से एक रहता है बीजापुर, है ना। इसी के अंडर आ रहा था गोवा। तो इन्होंने इससे लड़ाई करी बीजापुर के। उस टाइम के फाउंडर किसको कहा जाता है, यूसुफ आदिल शाह। और इन्हीं के नाम पर ही इनकी जो डायनेस्टी उसका नाम पड़ा था आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, इनका टेन्योर देखेंगे हम 1419 से 1510 के बीच में था। और 1510 में इन्होंने गोवा को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। और यही पोर्चुगीज की क्या बनती है, कैपिटल बनती है। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ और रहती है वो भी हम देखेंगे। तो गोवा यहाँ से इन्होंने कैप्चर करा और इनकी कैपिटल बन जाती है भाई। ठीक है, अब एक और का नाम सामने निकल के सामने आता है जिसका नाम था पेड्रो पेड्रो कैब्रल। ये पेड्रो कैब्रल कौन थे, इन्होंने 1500 एडी में और 1501 एडी में यहाँ पर कैलिकट में और यहाँ पर कोचिन में फर्स्ट एंड सेकंड फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करा था। लेकिन वेट, ये टेम्पररी थी। तो परमानेंट फैक्ट्री की इस्टेब्लिश कब हुई थी या किसने करी थी उसके बारे में अगर कभी क्वेश्चन आए तो 1503 में कोचिन में इस्टेब्लिश हुई थी फर्स्ट
परमानेंट, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज। तो इतना आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन बनेगा मार्क करिएगा तुरंत, ठीक है, और बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए। इनके बाद आते हैं नीनो दी कूना, ये आगे चलकर एक गवर्नर बनते हैं 1529 में और 1530 में, ठीक है। देखिए सबसे पहले कोचिन में आए लोग, कोचिन में इनका इन्फ्लुएंस बढ़ा तो इन्होंने अपना हेडक्वार्टर या फिर कैपिटल इसको बनाया, और इसी 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 वॉट इसी कोचिन से ये कैपिटल को शिफ्ट करता है। कौन? नीनो दी कूना। इसको बनाता है, गोवा को बढ़ाता, गोवा को बनाता है, अभी हम लोग ने देख लिया था, ठीक है। इतनी चीज़ याद करना, और ये इनकी परमानेंट कैपिटल बनती है। फिर कभी भी क्वेश्चन आए पोर्चुगीज की कैपिटल, तुरंत मारिएगा आंसर गोवा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब गोवा, देखो गोवा का ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ये वेस्टर्न साइड थोड़ा सा ज़्यादा था, वेस्टर्न घाट साइड, जितने भी कोस्टल एरियाज दिख रहे हैं, वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न कोस्ट साइड, सॉरी, ठीक है। ईस्टर्न घाट में इनकी बहुत मतलब थी इनकी तब भी फैक्ट्री, लेकिन उतना इन्फ्लुएंस ज़्यादा इनका था नहीं, मेन इनका वेस्टर्न साइड था, ठीक है। कौन कौन सी पढ़नी उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ईयर ऐसा स्पेसिफिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, गोवा को बस हम लोग ने देख लिया 1509 में हमने कैप्चर करी, क्वेश्चन में देखा था हमने 1501 में, और 1503 में यहाँ पर परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं इन लोग, ठीक है। कैन्नूर थोड़ा सा देख लीजिएगा 1502 में, और नागपट्टनम देख लीजिएगा 1507 में। इसके अलावा हमें क्या देखना है वो मैं बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन में। सबसे पहले दमन और दीव 1535 1559, ये चीज़ आपको पता होगी, क्योंकि आगे चल के हम लोग देखेंगे। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ऑपरेशन विजय लाती है इंडिया, कब लाती है? 1961 में। इस 1961 में, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी पोर्चुगीज गए नहीं थे, और उनको भगाने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय लाती है, और ये देखिए 1961 तक पोर्चुगीज है, यहाँ से उन लोग दमन को कैप्चर करते हैं, कौन? इंडियंस। दीव को पोर्चुगीज से लेते हैं, 1961 में गोवा को भी कैप्चर करते हैं, यहाँ से पोर्चुगीज को भगाते हैं। और इसके पहले ही 1954 में दादर से भगाते हैं, और 1954 में ये नागर हवेली है, यहाँ से भी भगाते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये सारी जो जगहें हैं वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस था पोर्चुगीज़ का, ठीक है। बसाइन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, या टाइम पीरियड याद करने की ज़रूरत नहीं। बॉम्बे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है, 1534 में यहाँ पर इन्फ्लुएंस बनता है, लेकिन 1661 में ये चला जाता है ब्रिटिशर्स के पास। अभी ब्रिटिशर्स के पास जाता कैसे वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, इसी लेक्चर में आगे लगा हुआ, बस अपना इतना याद कर लीजिए कि 1661 में ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। थोड़ा सा देख लेना मैंगलोर के बारे में, पुलिकट के बारे में, कि यहाँ पर भी इनकी फैक्ट्री स्टैब्लिश थी, ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। और साउथ ईस्ट में यहाँ पर चेन्नई में सैन थॉमे करके इनकी फैक्ट्री थी, जो कि कब आती है? 1552 में, साउथ ईस्ट में आपकी चेन्नई में इकलौती रहती है, ठीक है। श्रीलंका में इनका इन्फ्लुएंस था, लेकिन बाद में वो इन्फ्लुएंस किसके पास चला जाता है? डच के पास, क्योंकि वहाँ से ये पोर्चुगीज़ को भगा देते हैं। हुगली में थी, चिटगोंग में थी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है आपका, ठीक है। यहाँ पर कैन्नूर, दूसरे पेन से लिखूँ अगर मैं, देखिएगा, कैन्नूर, नागपट्टनम और कोचिन, ये जो तीन हैं ये चले जाते हैं डच के पास। 1657 में नागपट्टनम, कैन्नूर जाता है 1663, और सेम ईयर में जाता है कोचिन डच के पास, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, इसके अलावा ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेना कि क्या क्या बस पोर्चुगीज़ की जगह थी जहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ डाली। फिर आता है बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली होता किस किस के बीच में? तो ये होता है आपके पोर्चुगीज़ के बीच में, पोर्चुगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स। क्यों होता है पोर्चुगीज वर्सेस ब्रिटिशर्स, और इसमें जीतता कौन है? इसमें ब्रिटिशर्स आपके जीतते हैं और पोर्चुगीज की हार हो जाती है। ये होता है 1612 एडी में। क्यों होता है? क्योंकि ये सूरत वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये जो आपको दिख रहा है, दूसरे पेन से लिखूँ,
ये जो सूरत वाला एरिया है 1540 में इसके पास रहता है, किसके पास, पोर्चुगीज के पास। 1612 तक ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पर सूरत में आपके जो ब्रिटिशर्स रहते हैं उनको अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी रहती है। 1608 में कौन आता है? सर विलियम हॉकिन आते हैं, जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं, इधर पे फैक्ट्री डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे रहते हैं आपके पोर्चुगीज। 1612 में बैटल लड़ते हैं जिसको हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ स्वाली के नाम से। यहाँ से पोर्चुगीज को हटाते हैं और खुद की 1613 में फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री लाते हैं। कौन? ब्रिटिशर्स, यहीं सूरत में। तो ये रहता है बैटल ऑफ स्वाली, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के देखेंगे। बस आपको इतना याद रखना है किसके बीच में हुआ था, कौन जीता था और कब हुआ था। 1612 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर सामने निकल के आता है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। पोर्चुगीज ही वो पहले थे जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस लाई थी इन द ईयर 1556। अब लाई थी 1556, कहाँ पर लाई थी? और ये लाई थी आपके गोवा में। और इसको 1556 में तो लाई गई थी, लेकिन 1550 में इसको इंट्रोड्यूस करा था गटनबर्ग ने। किसने? गटनबर्ग ने 1550 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इथोपिया के लिए लाई जा रही थी, ठीक है, लेकिन ये यहीं पर रह गई। अब देखो 1661 में 1662 में यहाँ पर जो ब्रिटिश किंग रहते हैं चार्ल्स सेकेंड, वो शादी करते हैं पोर्चुगीज की कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से, जो कि ये रहती हैं, ये शादी करती हैं चार्ल्स सेकेंड से। और डाउरी में इनको दे देती हैं बॉम्बे, ठीक है, जो आज का मुंबई है। ये बॉम्बे को दे देते हैं 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि लो भाई यहाँ पर फैक्ट्री स्टैब्लिश करो, बस हमें 10 पॉइंट दे देना पर एनम, ठीक है, 10 पॉइंट देते रहना पर एनम। तो ये 1661 में भी हमने मैप में देखा था कि जो ब्रिटिश के पास जाता है बॉम्बे, वो इस तरीके से जाता है, ना कि लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है। तो पोर्चुगीज ने कई सारे मिशनरीज को भेजा था इंडिया में कि जाओ, हमारा काम क्या है, हम क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे, है ना। कई सारे चर्च बनाएंगे जो कि आज भी हमें गोवा में देखने को मिलते हैं, जिसमें से कई सारे चर्च तो आपकी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी आते हैं। तो कई सारे इन्होंने मिशनरीज को भेजा था। जैसे अगर मैं कुछ नाम लिखूं, सेंट फ्रांसिस जेवियर, क्या पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक में मज़ा नहीं आ रही है। सेंट फ्रांसिस जेवियर वाइट से लिखते हैं। एक आए थे आपके फादर एंटोनियो मोजरेट। एक आए थे आपके रॉबर्ट डी नोबिली, या फिर नोबिलाई, जो भी आप प्रोनाउंस करें। एंड एक आए थे जॉन डी ब्रिटो। इसमें से कई सारे आपके जेसुइट्स थे। ये गए थे आपके अकबर के कोर्ट में, ठीक है। जॉन डी ब्रिटो गए थे आपके तमिलनाडु साइड, क्योंकि साउथ इंडिया। इनका मेन काम था बस कि प्रमोट करना आपको क्रिश्चियनिटी को। इंक्विजिशन आया था 1560 में गोवा में। कौन लाया था? पोर्चुगीज लाए थे। क्या होता है इंक्विजिशन? अगर कोई भी धर्म के खिलाफ जाएगा, यानी कि क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जाएगा, तो उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से सज़ा मिलेगी, यहाँ तक कि फांसी देने में भी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये आया था आपका 1560 में, ठीक है, ये देख लिया। ऑपरेशन विजय के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 1960 में आया था, 1961 में आया था, सॉरी, है ना। दमन, दीव और गोवा से पोर्चुगीज़ को भगाया था कि भाई खाली कर दो, बहुत हो गई। क्योंकि 1947 हमारा देश आज़ाद हो गया और इसके बाद भी तुम हमारे देश में बैठे हो, है ना। और 1954 में पहले ही दादर एंड नगर हवेली को पहले ही खाली कर लिया था। ऐसे याद कर लीजिए कि हवेली पहले ही खाली हो चुकी है, ठीक है। ख़त्म होता है यहाँ पोर्चुगीज़ के बारे में। बस एक लास्ट चीज़ देख लेना कि जो पोर्चुगीज़ थे ये किस चीज़ का ट्रेड करते थे, कभी क्वेश्चन में जाता है। चिलीज़ हो गई, क्योंकि केरल साइड थे, केरल साइड आपके जो मसाले होते हैं वो ज़्यादा बनते हैं, उगते हैं, ट्रेड होता है उनका वहीं पर, ठीक है। स्पाइसेस, स्पाइस गार्डन के नाम से जाना जाता है उसको। टोबैको, पोटैटो, ग्राउंड नट, और इनका शिप बिल्डिंग में भी था रोल,
ठीक है। इसके बाद कौन आते हैं, पोर्चुगीज़ के बाद आते हैं आपके डच। डच के बारे में देख लेंगे। सबसे पहले आए पोर्चुगीज़, इनके बाद आते हैं डच, इनके बाद आते हैं ब्रिटिशर्स, इनके बाद आते हैं डेन्स जो कि डैनिश होते हैं, इनके बाद आते हैं फ्रेंच, इनके बाद आते हैं स्वीडिश। तो अभी हम लोग डच के बारे में देख रहे हैं। ठीक है। अब डच के बारे में देख रहे हैं, डच थे कहाँ, मतलब आज प्रेजेंट डे से अगर उनकी लोकेशन निकालें तो होलैंड या फिर नीदरलैंड वाले लोग ही डच थे। 1602 में इनकी कंपनी बनती है और इंडिया में कब स्टैब्लिश होती है, 1605 में, हम पहले देख चुके हैं। ठीक है। कॉर्नेलियस दी हाउटमैन 1596 में अपनी पहली डच शिप लेके आता है इंडिया में। ठीक है। कहाँ पे लाता है, इंडिया में। ये एक वोएज रहता है ट्रेड करने के लिए, जो रूट देखने आता है। ठीक है। डच के बारे में हमें इतना पढ़ना है कि 1605 में और 1610 में, 1605 में मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम ये आंध्र प्रदेश में, और 1610 में पुलिकट में ये अपनी क्या लगाते हैं, ये अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, मेला नहीं लगाते हैं। ठीक है। पुलिकट में इनका बनता है हेडक्वार्टर, जो कि बाद में हेडक्वार्टर लोग चेंज करते हैं नागपट्टनम में। नागपट्टनम में अगर हम लोग मैप की हेल्प से समझें तो यहाँ पर देखिएगा, एक सेकेंड, हाँ, कैन्नूर, कोचीन और नागपट्टनम में 1663, 1663, 1658 हमने अभी देखा था पोर्चुगीज़ की थी और डच ने इनको ले ली थी। सबसे पहले ये कहाँ पर लगाते हैं, अभी हमने पढ़ा मसूलीपट्टनम में। ये है मसूलीपट्टनम, ये यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ कहीं पर आएगा आपको मसूलीपट्टनम। ठीक, ये मसूलीपट्टनम 1605 में। पुलिकट में लगाते हैं 1610 में, और यही हेडक्वार्टर बनता है इनका, या फिर कैपिटल बनता है स्टार्टिंग, या फिर सेंटर बनता है ट्रेडिंग का, और बाद में ये शिफ्ट हो जाता है नागपट्टनम में 1658 में। कभी पूछ ले, दोनों ऑप्शन में दे नागपट्टनम, आप आंसर मारिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है। चिंसुरा में 1653 में, बालासोर में 1658, याद करने की ज़रूरत नहीं है। बिमलीपट्टनम में बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। सूरत में थोड़ा सा देख लीजिएगा, सूरत क्योंकि इंपॉर्टेंट बनता है। 1608 में ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले सूरत में सोचा कि हम डालेंगे, लेकिन नहीं लग पाई ड्यू टू वहाँ पर पोर्चुगीज़ बैठे थे। ठीक है, पोर्चुगीज़ बैठे थे, इसलिए 1612 में यहाँ पर बैटल होता है, बैटल ऑफ सोवाली, जिससे पोर्चुगीज़ को यहाँ से हटाते हैं और ब्रिटिशर्स अपनी फर्स्ट फैक्ट्री 1613 में स्टैब्लिश करते हैं सूरत में। ठीक है। और इसी 1660 में यहाँ पर डच भी आ जाते हैं, तो ये भी आपको याद करना है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है सूरत। ठीक है। इसके बाद ये जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया, इसी में आता है कासिम बाज़ार। यहाँ पर भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाली थी, पटना में भी फैक्ट्री डाली थी। ठीक है। कब डाली थी, 1632 में डाली थी। ये चीज़ आपको याद करनी है। यहाँ पर पिपाली करके होता है एक, या फिर पिपली, या फिर पिपले, पिपाली कर लीजिए इसको। ठीक है। 1627 में यहाँ पर भी इन्होंने डाली थी। अब जो डच थे ना, बेसिकली उनका फर्स्ट कॉलोनी थी या फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर जो उन्होंने माना था, वो इंडिया नहीं था, वो था इंडोनेशिया। यहाँ से लोग ट्रेड करते थे, इनके जो दो आइलैंड बनते हैं जावा एंड सुमात्रा, वहाँ से। सेकेंड इन्होंने प्रायोरिटी दी थी इंडिया को, फर्स्ट तो इनकी इंडोनेशिया ही थी। ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर। अब इन्हीं के टाइम पर होता है बैटल ऑफ वेदरा, या बैटल ऑफ चिंसोरा, या बैटल ऑफ हुगली होता है। ठीक है। 1759 में होता है। किस किस के बीच में होता है, तो ये होता है डच के बीच में वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच में। जीतता कौन है, ब्रिटिशर्स। हारते कौन है, यहाँ से डच हार जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल वाले एरिया में हो रहा था। ठीक है, बंगाल वाले एरिया में हो रहा था। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ से डचों का नामो निशान ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से, और ये बैटल जीत के ब्रिटिशर्स अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया में और भी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अब हम ब्रिटिशर्स के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने आखिर इंडिया में आए कैसे, इनको मतलब किस टाइम पीरियड के दौरान आए। 1600 में इनकी कंपनी बनती है, 1608 में ये इंडिया में स्टैब्लिश होती है। इस सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसा हमने पढ़ा 1600 में इनकी कंपनी बनती है, और ये
जो रॉयल चार्टर है वो उनको कौन देती है? क्वीन एलिजाबेथ वन, जिनकी हो जाती है 1603 एडी में डेथ। ठीक है, रॉयल चार्टर देती है। 1608 में इंडिया में कंपनी इस्टेब्लिश होती है। 1601 की बात करूं अगर मैं यहाँ पर 1601, पेन चेंज कर लेते हैं समझ में आएगा। 1601 में जेम्स लैंगस्टर आए थे, जो कि एक ब्रिटिश कैप्टन थे, है ना, वोएज थे, रूट देखने आए थे इंडिया का। बाई दी हमने जो पढ़ा था, ये चल के इधर से इंडिया आई है, पूरा अफ्रीका का ये क्या है, केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से मतलब उसी रूट को फॉलो करते हुए सब लोग आए थे। और इनके जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। कभी पूछ ले कि सबसे पहला ब्रिटिश का शिप कौन सा था, वो था रेड ड्रैगन। और इसी रेड ड्रैगन के रिगार्डिंग एक चीज़ आप याद रखना, 1619 में डच की एक शिप रहती है जो इस रेड ड्रैगन शिप को ख़त्म कर देती है। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन जाए यहाँ पर कि फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो ये था थॉमस स्मिथ। स्टीव स्मिथ लिख रहा था मैं। ठीक है, थॉमस स्मिथ। क्योंकि हम कभी भी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि बंगाल वाले एरिया में जो गवर्नर आए, जिनको हम लोग गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड देन वॉइसराय, तो वो गवर्नर से कंफ्यूज नहीं कर रहिएगा, क्योंकि वो आफ्टर आफ्टर 1757 1764 की बैटल के बाद जो पोस्ट क्रिएट हुई थी तब आए थे। ये तो अभी की बात चल रही है भाई। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट गवर्नर कंसीडर है थॉमस स्मिथ। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ये थे आपके फर्स्ट वोएज। इनके बाद भी कई वोएज आते हैं, जैसे 1603 में एक रहते हैं हेनरी मिडल्टन। ये अपने कैप्टन के साथ आते हैं जिनका नाम रहता है विलियम कीलिंग। ये भी एक वोएज रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग इंडिया की डिस्कवरी करते हैं सी रूट के। और फिर इन लोग 1608 में फाइनली आता है, कौन आता है, सबका चाचा सर विलियम हॉकिंस। 1608 में आता है, किसके कोर्ट में आता है, जहांगीर के कोर्ट में आता है। जहांगीर के कोर्ट में आता है। और 1615 में आता है थॉमस रो, ये भी जहांगीर के कोर्ट में आता है। कभी क्वेश्चन बन जाए कि शाहजहां नाम का, इसका शाहजहां नाम का एक रूलर था, याद है, क्योंकि इसी जहांगीर का बेटा था। इसके कोर्ट में कौन आया था, इसके कोर्ट में आया था पीटर मंडी या मंडी। ठीक है, ये आया था। सर विलियम हॉकिंस को ट्रेडिंग की परमिशन नहीं मिली थी, इसको मिल गई थी, थॉमस रो को ट्रेडिंग की परमिशन मिल गई थी। और ये दोनों ही उस टाइम पर जो किंग थे जेम्स फर्स्ट, उनके अंडर उनके ही एम्बेसडर थे। ठीक है, थॉमस रो जब जहांगीर के कोर्ट में गया था 1650 में, और इसी के रिगार्डिंग बैटल ऑफ सवाली हुआ था। 1608 में आया, सूरत में डालने की फैक्ट्री कोशिश करी, नाकामयाब हो गया, पोर्चुगीज थे। 1612 में बैटल ऑफ सवाली होता, 1613 में फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री आती है, इसी हमने देख ली। 1615 में थॉमस रो जाता है जहांगीर कोर्ट में, जहाँ जहांगीर बोलता है जाओ भाई अपनी अपनी फैक्ट्रियाँ डालो, हमें क्या करना है अपनी। ठीक है, फैक्ट्री डालने की परमिशन दे देता है अंडर दी थॉमस एल्सवर्थ। ठीक है, तो इसका नाम आप लोग को याद रखना है। इतनी चीज़ और क्लियर हो गई आई होप, है ना। ट्रेडिंग राइट इसके पास थे, इसके पास नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनकी जो मेन जगहें थी वो कहाँ कहाँ थी। तो कहाँ कहाँ देख रहे हैं, सूरत तो हम लोग देख लिए, 1613 में डालते हैं अपनी फर्स्ट फैक्ट्री डलती है। मछलीपट्टनम में से पहले डालते हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए, पहले कहाँ डालते हैं, मसूलीपट्टनम में या फिर मछलीपट्टनम में, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में आता है। फर्स्ट परमानेंट डालते हैं सूरत में। फिर इनके रिगार्डिंग बहुत सारी है कि आगरा में डाली इन्होंने 1618 में, मद्रास में डाली यहाँ पर 1640 में, बॉम्बे में डाली है 1661 में, डाउरी में मिली थी इनको। ठीक है, कलकत्ता की बात कर लें तो ये 1690 में इन्होंने कलकत्ता में डाली थी, देन हुगली में डाली थी 1766 में, और पटना में डाली थी 1620 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको
याद रखना है कि, और कैलिकट में डाली थी 1660 में। नाम से गो थ्रू हो जाइएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। ईयर, ठीक है, नाम से बस जो सूरत है उसका थोड़ा सा देख लेना, मसूलीपट्टनम का देख लेना आप लोग। आगे देखते हैं इनके बारे में। और इन्हीं के टाइम पर इंग्लैंड पर नॉर्मन्स रूल कर रहे थे, ठीक है। दो ब्रिटिशर्स का नाम सामने निकल के आता है, चार्ल्स वुड और चार्ल्स विल्किंग। चार्ल्स वुड ने इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करा था, ठीक है। और चार्ल्स विल्किंग थे, इन्होंने ट्रांसलेट किया था या करवाया था, ट्रांसलेट करवाया था वैसे कि, भगवत गीता को, भगवत, क्या हो रहा है, भगवत गीता को, ठीक है, चार्ल्स विल्किंग ने। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, अभी वाली ट्रेडिंग है, तभी वाली ट्रेडिंग। ब्रिटिशर्स आए, जो भी रूलर्स थे इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे, उनके पास कि हमें ट्रेडिंग की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि बिना किसी की टेरिटरी के अंदर, मतलब बिना किसी की परमिशन के उसी की टेरिटरी के अंदर हम ऐसी फैक्ट्री स्टैब्लिश तो नहीं कर सकते, उसकी परमिशन लगेगी। ये गए शाह सूजा के पास। ये कौन था? ये औरंगजेब का भाई था, यानी कि शाहजहाँ का बेटा था। शाह सूजा के पास गए, उसने बोला कि लगाओ यार अपनी फैक्ट्री, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है बिल्कुल दिक्कत। तो 1651 में इसने बोल दिया कि जाओ बंगाल में आराम से करो, फैक्ट्री वैक्ट्री लगाओ। इसके बाद आते हैं फर्रुखसियार के पास 1770 में। ये अपना गोल्डन फरमान जारी करता है, गोल्डन फरमान जारी करता है। क्या बोलता है वो इस गोल्डन फरमान में? कि बिल्कुल आराम से आप बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। उनके दोनों मुगल रहते हैं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, बस 3000 रुपये दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जाते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह के पास, जो गोलकोंडा का किंग रहता है। ये भी बोलता है आराम से तुम लोग ट्रेड व्रेड करो, 1632 की बात है, कोई दिक्कत नहीं, बस तुम हमें 500 पैगोड़ा दे देना, 500 पैगोड़ा दे देना पर एनम। पैगोड़ा क्या होते हैं? स्वर्ण धातु की मुद्राएं, गोल्ड कॉइन्स को ही बोला जाता है पैगोड़ा। इन्हीं की वजह से ही, मतलब इन्होंने ही जब अपनी ज़मीन दे दी दूसरों को ट्रेड करने के लिए, तो भाई ब्रिटिशर्स, मतलब एक रीज़न ये भी बनता है, अगर ये उस टाइम पर मना कर देते ना, पैसों की लालच में दे दिए, ये लो पैसे दो, सब करो, तो एक रीज़न बनता है कि ब्रिटिशर इतने ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हुए, पावरफुल कैसे हुए, ठीक है। क्योंकि सब हाथों हाथ दे रहे, पैसा सबसे बड़ी चीज़, पैसा लिया सब बेच दिया, बेच बेच खाए इन लोग इंडिया को, ठीक है। अब देखो, जॉब चार्नोक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्या होता है जॉब चार्नोक का रोल, वो हम लोग देखते हैं। 1690 में ये जो जॉब चार्नोक रहता है, जो ब्रिटिश का एक एजेंट रहता है, ठीक है, 3 जगह खरीदता है, उसमें से रहती है सूतनुती, एक रहती है कालीकत्ता या फिर कालीकत, और दूसरी तीसरी रहती है गोविंदपुर, गोविंदपुर। 1690 में ये तीनों ये खरीदता है, और 1698 में ये यहाँ के ज़मींदारी राइट्स भी ले लेता है, ज़मींदारी राइट्स भी ले लेता है बाय दी सबरना चौधरी से, इनसे खरीद लेता है, ठीक है, और ये दे देते हैं, बढ़िया लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चल के ये तीनों मर्ज हो जाते हैं और यही बनते हैं कलकत्ता या फिर कलिकत्ता, जिनको आज हम लोग कोलकाता के नाम से जानते हैं। और ये 1200 रुपये में खरीद लेता है यहाँ पर, 1200 रुपीज़ में खरीद लेता है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं पर इसी जो मर्ज हो जाता है कलकत्ता में, यहीं बनाता है ये फोर्ट विलियम, 1696 में बनाता है, और कंस्ट्रक्शन इसका 1700 में बन के ख़त्म हो जाता है। यहीं पर बनाता है फोर्ट विलियम। आगे हम देखेंगे जो बैटल ऑफ प्लासी होती है, उसमें फोर्ट विलियम का भी रोल होता है, ठीक है। ये हो गया फोर्ट विलियम के रिगार्डिंग। 1639 में एक ब्रिटिशर थे, फ्रांसिस डे करके। इन फ्रांसिस डे ने मद्रास को
मद्रास को लिया रेंट पर, ठीक है। चंद्रगिरी के, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, चंद्रगिरी के एक राजा थे जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका, इनसे लिया रेंट पर, और यहाँ पर बना लिया अपना फोर्ट सेंट जॉर्ज। कब बना? 1639 में। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। दो बनाए, एक फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट करा, क्योंकि सबसे पहले इनकी कैपिटल थी सूरत। सूरत से इन्होंने अपना हेडक्वार्टर कह लो या फिर कैपिटल कह लो, वो शिफ्ट करी कहाँ पर? मुंबई में। आगे चल के हम लोग देखेंगे ये मुर्शिदाबाद करके एक जगह होती है वेस्ट बंगाल में, ये इनकी मेन जगह होती है। मुर्शिदाबाद से फिर ये फर्दर आगे चल के चेंज होती है, कहाँ बनती है? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में 1772 में कोलकाता आती है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कोलकाता, और फिर ये कोलकाता आगे जाके 1912 में चेंज हो जाती है, और प्रेजेंट डे जो दिल्ली है वो होती है। तो ये इनका क्या क्रॉनिकल ऑर्डर है, इस ऑर्डर के हिसाब से आप याद करिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्रिटिशर्स के बाद कौन आते हैं। तो ये आते हैं आपके फ्रेंच। 1664 में इनकी कंपनी इस्टेब्लिश होती है, और इंडिया में कब इस्टेब्लिश होती है? तो 1668 में होती है। इनके रिगार्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है? इनके रिगार्डिंग हमें ये पढ़ना है कि इन्होंने सबसे अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में इस्टेब्लिश करी। फर्स्ट फैक्ट्री किसने करी? फ्रैंकोइस कैरन ने। कब करी? 1668 में, क्योंकि तभी ये इंडिया आए थे, ठीक है। 1669 में, इसी की जस्ट एक साल बाद, मसूलीपट्टनम में भी करते हैं इन लोग। मसूलीपट्टनम में भी इन लोग अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करते हैं। ये कौन है? फ्रैंकोइस मार्टिन। ये क्या करता है? ये ट्रेडिंग के लिए, या फिर ट्रेड के लिए, पेन चेंज कर लूँ, ट्रेड के लिए ये एक जगह पड़ती है वालीकोंडपुर। वालीकोंडपुर, वहाँ के एक सूबेदार रहते हैं। कौन रहते हैं? सूबेदार। उनसे खरीद लेता है पुडुचेरी। पुडुचेरी को कर लेता है परचेज। सूबेदार का नाम क्या रहता है? कभी कोई पूछ ले। शेर खान लोधी। शेर खान लोधी इनसे खरीद लेता। कहाँ के रहते हैं? ये रहते हैं वालीकोंडपुर के, और यही पुडुचेरी को आज हम लोग प्रेजेंट डे में पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। पौंडीचेरी ही इनकी मेन हेडक्वार्टर होती है। क्या होती है? पौंडीचेरी इनकी मेन हेडक्वार्टर होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखो भाई, होता क्या है, ब्रिटिशर्स भी ताकतवर हो गए थे, ठीक है। फ्रेंच भी ताकतवर हो गए थे, तो इनके बीच में होती हैं लड़ाइयाँ। जैसे कि ब्रिटिश और पोर्चुगीज़ के बीच में हुई सवाली, ब्रिटिश और डच के बीच में हुई वेदरा या फिर चिंसुरा। दोनों को हटाया, ब्रिटिश फ्लरिश कर गए। अब होगी फ्रेंच की बारी, जिसको हम लोग जानते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर, या फिर कर्नाटक वॉर के नाम से, ये कार्नेटिक वॉर के नाम से। और ये कहाँ पर हुई थी? तो आपके तमिलनाडु साइड में हुई थी। कर्नाटक वॉर्स के मतलब कर्नाटक वॉर उसका नाम है, उसको कर्नाटक से कंफ्यूज मत करिएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। कार्नेटिक वॉर है वो, ठीक। कर्नाटक नहीं, कार्नेटिक वॉर है, ओके। 3 वॉर होती हैं ऐसी, ठीक है। किस किस के बीच में देख लिया हमने? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। पहली कब होती है? पहली होती है आपकी 1774 से 48 के बीच में होती है। सेकंड कब होती है? सेकंड होती है 1749 से 54 के बीच में। और थर्ड कब होती है? तो थर्ड होती है 1756 से 63 के बीच में। और इसी टाइम पर 1760 के टाइम पर आपका एक बैटल होता है जो फाइनल डिसाइसिव वॉर रहती है, जिसको हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश के नाम से। इसमें कंप्लीट हो जाता है कि भाई अब रूल फ्रेंच नहीं करेंगे, अब यहाँ पर रूल करेगा तो वो करेंगे डच आपके, ठीक है। कौन रूल करेगा? डच करेंगे। जो फर्स्ट एंग्लो कार्नेटिक वॉर होती है, देखो इनकी एक कॉलोनी तो थी नहीं, इनकी बहुत सारी कॉलोनी थी, ठीक है। तो इनका युद्ध जो है, बैटल है, वो ऑस्ट्रिया में भी चल रहा था, ठीक है। और वहाँ पर रूल कौन करेगा, उसके लिए यहाँ पर बैटल हो रही थी, जिसको हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ये कॉज बनता है, ठीक है।
और ट्रीटी कौन सी होती है, किस ट्रीटी से ख़त्म होते हैं, तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, इस ट्रीटी से ये ख़त्म होती है, एक्सला चैपल से। सेकेंड होता है आपका 1749 से 1504, 5 साल चलता है, और ये 7 साल चलता है। जो 7 साल चलेगा उसको हम लोग कहते हैं 7 ईयर वॉर का ही एक पार्ट रहता है, ठीक है। इस सेकेंड में आपको पता होना चाहिए, जीतता देखो तीनों में ही जीतते हैं आपके वो है कौन, ब्रिटिशर्स जीते हैं। जो सेकेंड वाला रहता है इसमें ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। और थर्ड में होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। इतना बस आप ध्यान रखिए, आप सुनना बस। जो सेकेंड वॉर होता है इसमें फ्रेंच गवर्नर रहते हैं डुप्ले, उनको हटा दिया जाता है क्योंकि हार जाती है फ्रेंच गवर्नमेंट, ठीक है। तो फ्रेंच गवर्नमेंट कह रहा हूँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, और उनकी जगह एक नए गवर्नर को लाया जाता है जिनका नाम रहता है चार्ल्स गोडेहू, या गोडेहू, जो भी आप प्रोनाउंस करें, ठीक है। थर्ड बैटल खत्म होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस से, इसी के बीच में होता है बैटल ऑफ वॉन्डिवोश। अब होता कुछ यूं है कि देखो फ्रेंच को तो लीड कर रहे थे, फ्रेंच को लीड कर रहे थे आपके कौन, कॉम्टे दी लल्ली, थॉमस आर्थर कॉम्टे दी लल्ली। और जो ब्रिटिश थे उनको लीड कर रहे थे सर आयर कूट, जिन्होंने कूट दिया इनको, ठीक है, अच्छे से कूट दिया। तो होता कुछ यूं है यहाँ पर 1761, यहाँ पर लिखूं अगर मैं 1761 में जो पौंडीचेरी है, क्योंकि फ्रेंच की कैपिटल रही, वो चली जाती है ब्रिटिशर्स के पास, क्योंकि ब्रिटिशर जीत जाते हैं। फिर जब 1763 की यहाँ पर ये ट्रीटी होती है जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं, इसमें लोग सारी चीज़ें वापस फ्रेंच को कर देते कि अरे छोटा भाई है ले ले भाई, तो वापस से जो पौंडीचेरी रहती है वो चली जाती है आपके फ्रेंच लोगों के पास। लेकिन इस थर्ड वॉर में जो डिसाइसिव वॉर रहती है इसमें क्या करते हैं, वेस्ट बंगाल से कंप्लीट तरीके से इन लोग हटा देते हैं किसको, फ्रेंच को, कि भाई अब हम तुम लोग रूल नहीं करोगे, अब सिर्फ वेस्ट बंगाल पे जो मेन फोकस रहता है वो कौन रूल करता है, ब्रिटिशर्स, ठीक है। हटा देते हैं किसको, फ्रेंच को। और वेस्ट बंगाल का जो चंद्रनगर या फिर चंदनगर करके एक जगह पड़ती है वो भी अपने हिस्से में लेते हैं ब्रिटिशर्स, बाकी सारी चीज़ें फ्रेंच की उनको लौटा देते हैं, ठीक है। और ये जो पौंडीचेरी है इसको भी 1954 में जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ले लिया था फ्रेंच से वापस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। बैटल ऑफ वॉन्डिवॉश याद रखना, किसके बीच में हुआ था आपका, ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच। जीते कौन थे, ब्रिटिश। फ्रेंच को एकदम कंप्लीट तरीके से यहाँ से वॉन्डिवॉश से वॉश कर दिया था। कब हुआ था ये हुआ था 1760 में, जो कि 7 ईयर वॉर ऑफ सक्सेशन जो चल रहा था उसी के बीच का टाइम था, ठीक है। इसके बाद आते हैं डेन्स, डेन्स यानी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो इनके रिगार्डिंग बस हमें इतना ही पढ़ना, 1660 में बनती है, 4 साल बाद इंडिया में आती है। ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री रहती है जो इन लोग इस्टेब्लिश करते, कभी क्वेश्चन बनता है तो ये तमिलनाडु में करते हैं, तमिलनाडु के टेंक्यूबार में करते हैं। कहाँ पर है ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, यहाँ पर अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। और सेकंड कहाँ करते हैं, मतलब सेकंड ऐसा लाइन वाइज हमें इनके बारे में याद नहीं करना है। एक करते हैं बंगाल में, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये जो आपको श्री रामपुर दिख रहा है ना, यहाँ पर करते हैं। शुरू में इनका हेड क्वार्टर ये रहता है, बाद में चल के इनका हेड क्वार्टर ये बन जाता है। तो ये इनके रिगार्डिंग बस याद है, कभी पूछ ले कि इनका हेड क्वार्टर क्या था, तो श्री रामपुर था, ठीक है। टेंकुबार को ऑप्शन में अगर दिया हो, श्री रामपुर नहीं दिया हो तो इसको मारेंगे, अगर दोनों दिए हो तो श्री रामपुर को मारेंगे क्योंकि वो इनकी इंपॉर्टेंट कैपिटल बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी फैक्ट्रियाँ थी। तो अब हम देखेंगे एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, क्योंकि हमें पता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने जितनी भी एग्जिस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अपने रास्ते से हटा दिया था, एबॉलिश कर दिया था पूरी तरीके से। लेकिन इंडिया में पहले से ही कुछ एग्जिस्टिंग पावर थी, कई सारी किंग्स यहाँ पर बैठे थे जो उनके लिए दिक्कत बन रहे थे,
ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और आगे चल के इन्हीं ब्रिटिशर्स और इंडियन किंग्स के बीच में कई सारी राइवलरीज होती हैं, कई सारे बैटल्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो होता कुछ यूं है, आफ्टर द डेथ ऑफ लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर, कौन थे, औरंगजेब, उनकी डेथ के बाद 1707 है ये। ठीक है, मुगल्स जितने भी आए वो उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे, उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, तो हुआ कुछ यूँ कि जो भी प्रिंसली स्टेट थे अंडर दी औरंगजेब सोवरेनिटी, जैसे कि अवध हो गया, जैसे कि हैदराबाद हो गया, जैसे कि बंगाल हो गया, और भी थे इनसे ज़्यादा, लेकिन हमें इन तीनों के बारे में ही पढ़ना है। जैसे अवध है, अवध ने 1722 में यहाँ के जो रूलर थे सादत अली खान, सादत अली खान, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। सेम एज हैदराबाद के जो निज़ाम थे जिनका नाम था निज़ाम उल मुल्क असद झा फर्स्ट थे, इन्हीं का नाम था मीर कमानुद्दीन खान, और इन्हीं को ही चिनकलेज खान के नाम से भी जाना जाता था। तो इन्होंने भी अपने आप को घोषित कर दिया कि भाई हम भी इंडिपेंडेंट है। और बंगाल इंपॉर्टेंट, यहाँ के जो रूलर हुए कौन, मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान 1730 में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, लेकिन तब ये उस टाइम के दीवान होते थे। 1717 में फाइनली ये बंगाल के क्या बनते हैं, नवाब बनते हैं। ठीक है, तो इनके बंगाल वाले एरिया के बारे में हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्या देखते हैं। और इन्हीं बंगाल का जो ये रूलर है मुर्शिद कुली खान, इसी का नाम था सूर्य नारायण मिश्र। ठीक है, तो होता कुछ यूएस स्टोरी वाइज समझिएगा। इसी बंगाल प्रोविंस में आगे चल के एक रूलर होते हैं सिराजुद्दौला, हमें सिर्फ इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर बंगाल के बारे में देख लें तो बंगाल की जो राजधानी थी, कैपिटल थी, वो थी ढाका। ढाका आगे चल के बनती है कैपिटल बंगाल की मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। चेंज कौन करते हैं ढाका से मुर्शिदाबाद, अली, कौन अली, ये जो दिख रहे हैं आपको अली वर्दी खान, यही चेंज करते हैं। और आगे जाके मुर्शिदाबाद से हो जाती है ये मुंगेर, मुंगेर चेंज कौन करता है, तो ये जो आपको मीर कासिम दिख रहा है यही चेंज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भाई अब हमें बंगाल के बारे में मेन जो फोकस रहेगा आज का हमारा, वो रहेगा सिराजुद्दौला के बारे में। क्यों रहेगा सिराजुद्दौला के बारे में, क्योंकि हमें पता है जो फर्रुखसियार था, जो गोलकुंडा के फोर्ट, गोलकुंडा वाले एरिया में जो किंग बैठा था, उन्होंने गोल्डन फरमान इशू कर दिया था और ट्रेडिंग की परमिशन दे दी थी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की। तो जो सिराजुद्दौला था ये, उसने कहा कि भाई जो भी गोल्डन फरमान हुए ब्रिटिशर से कहा, इसको हम नहीं मानते, क्योंकि वो हो गई पुरानी बात। ठीक है, जो तुमने फोर्ट विलियम बनाया है उसका तुम फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, किलाबंदी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किससे पूछे कर रहे हो, तो ऐसे कई सारे सवाल उनने खड़े कर दिए। किसने, सिराजुद्दौला ने, मात्र 23 साल की उम्र में, यंग जवान खून। ठीक है, और क्या हुआ, यहीं पर एक होती है ट्रेजेडी जिसको हम लोग जानते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। कब होती है, 1756 में होती है। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। कब होती है, 1756 में, 20 जून को होती है। इसमें जो सिराजुद्दौला रहता है, यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें जो सिराजुद्दौला रहता है, सिराजुद्दौला, वो एक बंद काल कोठरी में 146 ब्रिटिशर्स को कैद करता है और उसमें लगा देता है आग, जिसमें सिर्फ 23 ही जिंदा बचते हैं, बाकी सारे यहाँ पर मर जाते हैं। इसी को ही हम जानते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से। इसके बाद अंग्रेजों में काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो सोचते हैं हम सिराजुद्दौला से लड़ाई करेंगे, और आगे जाके लड़ाई होती भी है 1757 में, जिसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के जो उस टाइम के कमांडर थे, जो लीड कर रहे थे बैटल ऑफ प्लासी में, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को रॉबर्ट क्लाइव, उनको पता था अगर हम डायरेक्ट लड़ाई करेंगे सिराजुद्दौला से तो शायद हार सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, सिराजुद्दौला के जो उस टाइम के कमांडर थे जिनका नाम था मीर जाफर, उसको अपनी साइड बुला लेते हैं और उनसे धोखाधड़ी करवाते हैं। उससे जाफर धोखाधड़ी कर भी देते हैं, जिसके कारण 1757 का ये जो बैटल ऑफ प्लासी होता है, इसमें हो जाती है सिराजुद्दौला की डेथ। इसमें हो जाती है सिराजुद्दौला की डेथ, यहाँ पर हो जाती है। किस किस के बीच में होता है, सिराजुद्दौला और
रॉबर्ट क्लाइव में 1757, जिसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब गद्दी पर किसको बैठा देंगे इन लोग? बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर, जिसने धोखाधड़ी करी। और क्या करवाते हैं इस मीर जाफर से? मतलब ये मीर जाफर के बिहाफ में खुद ही रूल करते हैं बंगाल पे। लेकिन थोड़े टाइम बाद इनको दिखता है कि मीर जाफर उतना अच्छा रूलर नहीं है, तो ये मीर जाफर का जो दामाद रहता है मीर कासिम, उसको बना देते हैं अगला नवाब बंगाल का। और ये मीर कासिम एक कदम और तेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडिया में मुगल्स परेशान थे किससे? ब्रिटिशर से। अवध के लोग भी परेशान से किससे? ब्रिटिशर से। और बंगाल वाला तो एक कदम तेज ही निकला, ये मीर कासिम। तो ये क्या करता है, तीनों की तिगड़ी को बैठाता है कि भाई मुगल तुम भी आओ, अवध वाले तुम भी आओ, और ये जो हम हैं यानी कि बंगाल वाले अपन मिलते हैं, और तीनों लड़ाई लड़ेंगे किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। जो आगे चल के होता है जिसको हम जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर के नाम से। कब होता है बैटल ऑफ बक्सर? 1764 में होता है। किस किस के बीच में होता है अभी हमने देख लिया। बंगाल ऑफ, ओ सॉरी बंगाल ऑफ कह रहा हूँ, शुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब रहता है, ठीक है, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब रहता है, और शाह आलम सेकंड रहता है मुगल रूलर। कभी क्वेश्चन बन जाए कि बैटल ऑफ प्लासी में मुगल रूलर कौन था, तो वो था सिराजुद्दौला, तो बंगाल का था। और मुगल रूलर कौन था, तो वो था आलमगीर सेकंड। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये वाली बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 को हुई थी, इसको लीड कर रहे थे आपके हेक्टर मुनरो, और जीतते हैं हेक्टर मुनरो इसको। और ये तीन मिलके भी कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में। जिसके बाद शाह आलम टू तो इसको छोड़ के भगी, शाह आलम टू कह रहा हूँ, जो आपके मीर कासिम रहते हैं, ये तो छोड़ के भगी जाते हैं। बचते कौन? अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल रूलर शाह आलम सेकंड बचते हैं। अब इनको बुलाता है कौन? रॉबर्ट क्लाइव अपने पास बुलाता है कि भाई आओ, और उनके साथ एक ट्रीटी साइन करवाता है जिसको हम लोग जानते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से। कब होती है? 1765 में, बक्सर के एक साल बाद होती है। इस ट्रीटी में लिखा क्या गया था वो चीज़ आपको पढ़नी होती है, ठीक है। इस ट्रीटी ऑफ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इलाहाबाद अवध के साथ भी होती है और यहाँ पर मुगल के साथ भी होती है, क्योंकि बंगाल का जो रूलर था वो तो भाग गया था मीर जाफर, और उसके बदले में फिर से आगे चल के मीर कासिम को ही उसी की जगह पर बैठा देते हैं, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद अवध के साथ क्या होती है वो देखते हैं अपन लोग, ठीक है। सबसे पहले जो ब्रिटिशर रहते हैं वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कहते हैं कि भाई जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद है, और जो कारा प्लेस है, ये तुम दे दो किसको? ये तुम दे दो अपने मुगल को, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। और सेकंड चीज़ ये करो कि हमें दे दो 50 लाख रुपए। कितने? 50 लाख रुपए दे दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे चक्कर में हमारी वॉर हुई इतनी बड़ी, कितना सारा खर्चा हो गया, तो तुम दोगे 50 लाख रुपए। अवध का शुजाउद्दौला मान जाता है, ये सब ट्रीटी को फुलफिल करता है कंडीशंस को, और वो जाके वापस अपनी गद्दी पर बैठ जाता है। मुगल के साथ क्या ट्रीटी होती है? मुगल के साथ ट्रीटी होती है कि भाई तुम हमें दोगे दीवानी राइट, दीवानी राइट्स दोगे। कहाँ के? बंगाल के, बिहार के, और उड़ीसा के। यहाँ के इन तीनों जगहों के तुम हमें दीवानी राइट्स दे दोगे, जिसको हम लोग रेवेन्यू राइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बदले में ब्रिटिशर ने कहा हम तुमको 26 लाख रुपए सालाना देंगे। कितना? 26 लाख रुपए सालाना देंगे, ठीक है। और ब्रिटिशर ने यह भी कहा कि हम निज़ामत परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे? निज़ामत परफॉर्म करेंगे। निज़ामत मतलब जितनी भी प्रोटेक्शन होती है सारी वो कौन देगी? वो पुलिस देगी, और वो पुलिस हमारी ही होगी, ब्रिटिश की पुलिस होगी। अब जब हम निज़ामत परफॉर्म करेंगे, हमारी पुलिस लगेगी तुम्हारी प्रोटेक्शन में, तो तुम हमको देना 53 लाख रुपए,
क्यों? क्योंकि इतना खर्चा होगा ना भाई देख रेख में। तुम्हें सिर्फ रूल करना है, बाकी सारा काम हम करेंगे। तुम हमें देना 53 लाख रुपए फॉर दी निज़ामत परफॉर्मेंस, एंड हम तुम्हें देंगे 26 लाख रुपए फॉर दी दीवानी राइट जो हमने ओन करे हैं। तो ये होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, यहीं पर, और ये करते कौन है, ये करते कौन है, ये क्लाइव करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और यहीं पर ही अगर मैं साइड में लिखूं रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट लाते हैं, डुअल गवर्नमेंट लाते हैं। कहाँ पर लाते हैं? बंगाल में। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट कौन लाया, अगर बंगाल ऑप्शन दिया है तो रॉबर्ट क्लाइव मारेंगे, अगर बंगाल ऑप्शन नहीं दिया है तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर नहीं होगा, फिर वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगो केम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका डुअल गवर्नमेंट, जहाँ पर दो पावर रूल करती हैं सेंटर में। ओके, ये हो गया। अब हम लोग अगर देख लें जो हमारा, और यही रॉबर्ट क्लाइव, यही रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर रूल करते हैं बंगाल में, और ये बनते हैं फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब अगर हम लोग देख लें, हमने हमारा जो आज का लेक्चर है वैसे तो वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग देखें कैपिटल्स के बारे में या फिर हेड क्वार्टर के बारे में एक जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि पोर्चुगीज सबसे पहले हमने पढ़ा इसकी कैपिटल क्या थी, देन डच की, देन ब्रिटिश की। तो इनकी कैपिटल क्या थी? पोर्चुगीज के बारे में पढ़ा था हमने सबसे पहले। इनकी जो कैपिटल थी वो कोचिन थी, जो आगे चल के इन्होंने गोवा को अपनी परमानेंट कैपिटल बनाया। डच की कैपिटल क्या थी? तो डच की कैपिटल पुलिकट थी। आगे चल के इन्होंने शिफ्ट करी नागपट्टनम में, और इसको अपनी परमानेंट कैपिटल बनाया। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, ब्रिटिश की कई सारी कैपिटल हुई या हेड क्वार्टर हुए। शुरुआत में सूरत पर फोकस करा इन्होंने, देन शिफ्ट करा सूरत से बॉम्बे, देन बॉम्बे से मुर्शिदाबाद से ये आते हैं आपके बंगाल में। 1772 की बात रहती है, और 1772 से 1912 में जाके ये चेंज करते हैं बंगाल से दिल्ली। ठीक है, डेन्स की बात कर लें या फिर डैनिश की बात कर लें, शुरुआत में इनकी रहती है टेनक्यूबार, और ये शिफ्ट हो जाती है श्री रामपुर में। तो ये इनकी परमानेंट कैपिटल बनती है। फ्रेंच की बात कर लें तो फ्रेंच की कैपिटल रहती है पौंडीचेरी। ठीक है, स्वीडिश के बारे में हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वीडिश के बारे में क्वेश्चन बनता ही नहीं है। मेन है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई, कैसे रूल करा, ये सारी चीज़। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका क्वेश्चन पूछेगा। ओके, चलिए, थैंक यू।